तारीख थी 15 अगस्त 1947, जब हमारा देश भारत अंग्रेजों के जुल्म, उत्पीड़न और गुलामी से आज़ाद हुआ था। उस वक्त भारत के स्वतंत्रता सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर्स के बीच सबसे बड़ा सवाल ये था कि जब अंग्रेज भारत छोड़ेंगे तो ये देश किस तरीके से चलाया जाएगा, हाउ दिस कंट्री विल बी गवर्न्ड, जिससे कि हर तबके के आदमी, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जाति का हो, सबको अपने अधिकार मिल सके। अंग्रेजों ने हमारे देश भारत पर 200 साल राज किया। हर भारतीय उत्पीड़ित किया गया। जिसने भी आवाज उठाने की कोशिश करी उसे जान से मार दिया गया। वो दौर भारत के इतिहास में सबसे बुरे समय के रूप में याद किया जाएगा। हमारे आजाद होने पर सबसे बड़ा सवाल यही था कि हम किस तरह की गवर्नमेंट चाहते हैं। क्या हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरह प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी चाहते हैं या फिर यूनाइटेड किंगडम की तरह मोनार्कियल डेमोक्रेसी चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भारतीय समाज को मद्देनजर रखते हुए काफी सोच समझने के बाद ये फैसला लिया कि हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ जाएंगे। सवाल ये भी थे कि हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट कैसे होगा, लॉ कौन बनाएगा, लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा और हमारे देश में जजेस को अपॉइंट कैसे किया जाएगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है कि हमारा देश पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के हिसाब से चलेगा। हमारा देश सेकुलर होगा, हर तरह के लोग मिलजुल कर प्रेम और सद्भावना से साथ रहेंगे। हमारा देश डेमोक्रेटिक देश है, जिसका मतलब होता है कि रियल पावर्स देश के सिटीजन्स होल्ड करते हैं। सभी देशवासियों का एक छत के नीचे बैठकर कोई निर्णय ले पाना संभव नहीं है। इस वजह से हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं जो कि हमारी बिना पर हमारे लिए निर्णय ले सके, हमारी परेशानियां सबके सामने रख सकें, जिससे कि उनका समाधान निकाला जा सके। डेमोक्रेसी इज व्हेन जब एक देश के लोग खुद से अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो कि उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। ये इलेक्टेड लोग को पावर दी जाती है देश को चलाने और गवर्न करने के लिए। इन्हीं लोगों को हम स्टेट कहते हैं। स्टेट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल गिवन पावर्स टू रन अ कंट्री, टू गवर्न अ कंट्री। हम लोग हमारी ही सोसाइटी से कुछ लोगों को इलेक्ट करते हैं जो कि हमारी तरफ से हमारे लिए काम करें। इस काम के लिए हम ही उनको पावर्स देते हैं। उतनी ही पावर्स स्टेट होल्ड कर सकता है जितना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर्स को लिमिट करता है, जिससे कि ऐसा ना हो कि स्टेट इतना पावरफुल हो जाए कि वो खुद के इंटरेस्ट के अनुसार काम करने लगे और लोगों के प्रति अकाउंटेबल ही ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर्स को लिमिट करता है, स्टेट को यूज ऑफ पावर में गाइड करता है, जिससे कि सिटीजन्स के बेसिक राइट्स सुरक्षित रह सकें। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में ये बात थी कि ब्रिटिशर्स व्यापार करने भारत आए थे। उसके बाद वो धीमे धीमे पावरफुल पोजीशंस होल्ड करने लगी। आखिर में वो इतने पावरफुल हो गए कि उनकी सिटीजन्स की तरफ कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं रही। वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते थे। लोगों की मर्जी के बगैर अंग्रेजों ने स्टेट की पोजीशंस को होल्ड करा, हमारे राइट्स को वायलेट किया। यही सिचुएशन वापस ना आ जाए, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट की पावर्स को लिमिट किया है, जिससे कि एक दायरे के अंदर रहते ही स्टेट देश को गवर्न करे। स्टेट के बहुत पावरफुल ना हो जाने के लिए जरूरी है कि हम किसी एक बॉडी या इंडिविजुअल के हाथ में पावर एक्यूमुलेशन ना करते हुए उनको स्टेट की वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस में डिस्ट्रीब्यूट करें, जिससे कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन करप्ट होती भी है तो पूरा का पूरा सिस्टम करप्ट नहीं होता। इससे चेक्स एंड बैलेंसेस का स्कोप रहता है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पावरफुल होने की कोशिश करेगी तो बाकी ऑर्गेनाइजेशंस उसको रोकेंगी। हमारे भारत में स्टेट को 3 ऑर्गेनाइजेशंस में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन 3 बॉडीज में स्टेट की पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। लेजिस्लेचर वो बॉडी है जिसे हम इलेक्ट करते हैं और ये पार्लियामेंट में देश की फंक्शनिंग के लिए लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव इज द बॉडी विच इम्प्लीमेंट्स दीज लॉज। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की फंक्शनिंग पर नजर रखती है, लॉज को इंटरप्रेट करती है कि क्या ये लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए गए हैं या नहीं। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव की फंक्शनिंग का भी ध्यान रखती है कि वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें, उनकी सारी एक्टिविटीज लॉफुल हों। अमेरिका में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक क्लियर डिस्टिंक्शन देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट सिर्फ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा हैं, उनको लेजिस्लेचर से कोई लेना देना नहीं है। वहीं भारत में प्राइम मिनिस्टर को कंपल्सरीली लेजिस्लेचर का पार्ट होना चाहिए। यहाँ पर स्टेट के 2 ऑर्गेनाइजेशंस में फ्यूजन देखने को मिलता है। इस मामले में अमेरिकन सिस्टम ज़्यादा बेहतर है। इससे स्टेट की आर्बिट्रेरी पावर एक्सरसाइज करने का खतरा समाप्त होता है। साथ ही साथ एक ही टास्क करने में एक्सपर्टीज भी रहती है, जो इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ स्टेट में मदद करती है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स बेसिक सेट ऑफ रूल्स जो हेल्प करती है एक देश को चलाने में। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर्स को लिमिट करती है, जिससे कि वो एक्सेसिव पावर्स एक्सरसाइज न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन्स के बेसिक राइट्स को एक्सप्लॉइट होने से प्रिवेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन देश की विचारधारा को भी दर्शाता है। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस और उनके काम के बीच का कोऑर्डिनेशन भी डिफाइन करता है। मगर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सफल बनाते हैं? किसी भी संविधान की एवरेज एज सिर्फ 15 साल होती है, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टूड अप फॉर मोर देन 70 ईयर्स नाउ
एंड वी विल कंटिन्यू टू स्टैंड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला कारण है जो भी लोग संविधान बना रहे हैं उनकी समाज में क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, लोगों का उन पर भरोसा होना चाहिए। ये लोग समाज के अलग अलग सेक्शन से हो तो और अच्छा है। संविधान में हर किसी व्यक्ति का इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन सभी के राइट्स का ख्याल रखा जाना चाहिए। संविधान का पालन पूरे देश के हर हिस्से में किया जाना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी रिस्पेक्टेड। कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। इसका मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट की पावर्स को इनॉर्मस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने से रोके, वो अपने मन से पावर्स का अपने फायदे के लिए प्रयोग न कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड ना हो कि वो मॉडर्न एरा के साथ तालमेल न बिठा सके, ना ही इतना फ्लेक्सिबल हो कि हर नए रूलर के आते ही वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अनुसार बदल सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया। काफी मेहनत और चर्चा विमर्श के बाद हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में समाज के बहुत ही जिम्मेदार, नैतिक और प्रभावशाली लोग थे जिन्होंने हमारे देश के संविधान बनाने में अहम किरदार निभाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैड मल्टीपल PhD डिग्रीज और किसी ऐसे वैसे इंस्टीट्यूट से नहीं बल्कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसे इंस्टीट्यूट से। KM मुंशी, सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी जैसे बड़े बड़े जानकारों ने भारतीय संविधान को बनाकर तैयार किया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वैसे तो भारत के लोगों द्वारा इलेक्ट नहीं करी गई थी। उस समय सभी लोगों के पास वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। सिर्फ गिने चुने लोगों के पास ही वोटिंग राइट्स थे, जो कि या तो बड़े व्यापारी थे या फिर बड़े जमींदार। मगर जब 1951 और 1952 में पहली बार भारत में जनरल इलेक्शंस हुए तो लगभग सभी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स हैवी मेजॉरिटी के साथ इलेक्ट हुए और पार्लियामेंट का हिस्सा बने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कमेटी का गठन किया था जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार करना। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस बेसिक ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा होगी। अगर सबकी सहमति रही तो वो आर्टिकल या क्लॉज फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनेगा। इसी ड्राफ्टिंग कमेटी के जब हेड चुनने की बारी आई तो जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी को अप्रोच किया। महात्मा गांधी ने सलाह दी कि जिस भी व्यक्ति का चुनाव हो वो समाज के वल्नरेबल सेक्शन से आता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, जिससे कि वो पिछड़े वर्ग की समस्याएं समझ सकेगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल कास्ट और वल्नरेबल माइनॉरिटीज़ के लिए स्पेशल सेक्शंस हैं, क्योंकि हज़ारों साल से इनके साथ भेदभाव और गलत व्यवहार हुआ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करता है, जिससे कि माइनॉरिटीज़ का कल्चर प्रोटेक्ट हो सके, वो अपनी भाषा का प्रयोग बिना किसी रोक टोक के कर सकें। अगर हम अपने पड़ोसी देशों की हालत देखें तो कुछ साल पहले श्रीलंका में सिविल वॉर के हालात पैदा हो गए थे। कारण था श्रीलंका की डोमिनेटिंग सिन्हालीज कम्युनिटी, जो कि श्रीलंका की ही तमिलियन स्पीकिंग पॉपुलेशन को डोमिनेट कर रही थी। पाकिस्तान का भी बंटवारा हुआ जिससे बांग्लादेश बना। उसका कारण भी था वेस्ट पाकिस्तान, जो कि ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली कल्चर को खत्म करने में लगा हुआ था। यही ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन जाता है। इंडिया हैज सर्वाइव्ड एज अ नेशन एंड वी विल कंटिन्यू टू सर्वाइव एज अ नेशन, क्योंकि हमारे देश में डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट किया जाता है। एक दूसरे के रिलीजन के प्रति म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। हाँ, भले ही कुछ खतरे और परेशानियां हैं, मगर लार्जली एज अ नेशन हम एक हैं। बावजूद कि हमें डिफरेंसेस हैं, मगर यही तो है जो हमारे भारत को खूबसूरत और यूनिक बनाता है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के सक्सेसफुल होने के लिए सबसे जरूरी है कि स्टेट इतना पावरफुल ना हो जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन अपनी विल्स और फैंसीज के हिसाब से हर दिन बदल सके। जब गद्दाफी लीबिया में रूल करने आया तो उसने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया और उसकी जगह एक बुक लिखी जिसे ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। इस बुक को लीबिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी डिक्लेयर कर दिया गया। उसने खुद को जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक के लिए राजा घोषित कर दिया। ऐसे संविधान के होने न होने से क्या फर्क पड़ता है जो अपने सिटीजन्स को बेसिक राइट्स तक गारंटी न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग विदाउट कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है संविधान ऐसा हो जो कि स्टेट की पावर्स को लिमिट करे, स्टेट को ऐसा बनाए जो अपनी पावर्स को लोगों के भले के लिए इस्तेमाल करे, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन से दी गई पावर्स अपने फायदे के लिए यूज करे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने केशवानंदा भारती केस के अपने लैंडमार्क जजमेंट में कहा कि पार्लियामेंट भले ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दे, मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं उन्हें नहीं बदला जा सकता। आप इंडिया की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिक्टेटरशिप में नहीं बदल सकते। यू कैन नॉट से दैट पीपल फ्रॉम एस रिलीजन को ही अब से जॉब्स मिलेंगी, सिर्फ इसी रिलीजन के लोग के पास अब वोटिंग राइट्स होंगे। कोई भी पावर में आए संविधान को इस एक्सटेंट तक अमेंड नहीं कर सकता है। हिटलर ने जर्मनी का पूरा संविधान बदल दिया है जिससे कि वो अपनी इच्छा अनुसार काम कर सके, उसकी ग्रीड्स पूरी हो सके। ऐसे केस में जर्मनी के पास कॉन्स्टिट्यूशन तो था, मगर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वैल्यू नहीं है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म यानी कि वो संविधान जो कि स्टेट की पावर्स को लिमिट करता हो। देश में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिसका मतलब है जो कोई भी हो, कितने ही पैसे वाला हो, कितनी ही बड़ी पोजीशन पर बैठा हो, लॉ के ऊपर कोई ना हो। लॉ सबके के लिए एक जैसा होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन को ना ही बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा रिजिड होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन अडेप्टेबल होना चाहिए जिससे वो समय के साथ समाज की नीड्स को मैच कर सके।
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1789 से अभी तक सिर्फ 27 बार अमेंड हुआ है। वहीं भारत का संविधान 75 सालों में 106 बार अमेंड हो चुका है। वहीं अगर ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो उनका संविधान तो और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उनका संविधान अनरिटन है। जो भी लॉ पार्लियामेंट में पास होता है वो वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाता है। हमारे संविधान को बनाने का काम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया था। ये असेंबली संविधान के लिखे जाते वक्त काफी बड़ी थी। इसमें 299 सदस्य थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक ड्राफ्ट तैयार करना। इसके बाद कमेटी वो बेसिक ड्राफ्ट असेंबली को दिखाएगी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स उस ड्राफ्ट को डिस्कस करेंगे। सभी की सहमति के बाद संविधान में बदलाव होगा। सभी मेंबर्स से एक्सेप्ट करने पर ही कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में लाया जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी में सर अल्लाडी कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णाचारी, गोपाल स्वामी अयंगर जैसे लोग शामिल थे। सर बी.एन. राव ने कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक ड्राफ्ट तैयार किया था। इस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने आगे काम किया। सर बी.एन. राव एक ICS ऑफिसर भी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर की भूमिका निभाई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड एंड इन्फॉर्मेटिव। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।